हेलो डियर स्टूडेंट, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असम फिजिक्स स्टूडेंट्स। हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था वो प्लांक दोलित्रों की माध्य ऊर्जा पर आधारित था। दैट मीन्स हमने प्रीवियस वीडियो में प्लांक का विकिरण नियम पढ़ा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जब प्लांक का नियम नहीं रेलेजिन का नियम स्टार्ट हो रहा था तब हमने एक वर्ड देखा था अप्रगामी तरंगे। दैट मीन्स स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स, है ना। सो स्टूडेंट्स काफ़ी जगह वर्ड लिखे होते हैं, प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। तो बात करें तो ये वेव्स है क्या। आज अपन कोई बीएससी के रिगार्डिंग टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। आज अपन केवल एक बेसिक नॉलेज लेंगे कि वेव्स क्या होती है। ठीक है। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे इसके जस्ट बाद मैटर वेव स्टार्ट होगा, अर्थात द्रव्य तरंगे। स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ को आप अच्छे से जब समझ पाओगे तब आप उसका बेसिक जानोगे। ठीक है। दैट्स वाई मैंने आज कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा मैं बीएससी का। ये कोई आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटिव नहीं है, ये कोई आपके एग्ज़ाम से रिलेटिव नहीं है, बट हाँ ये आपके आने वाले टॉपिक का क्या बनेगा, आधार बनेगा। तो मैं आपको ये बोल दूं कि ये आज आपके लिए एक एडवांस वीडियो है। दैट मीन्स आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो बात करते हैं अपन वेव्स की। देखो मैंने पहले ही सेपरेट कर दिया कितने टाइप्स की वेव्स होगी, बट स्टिल अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन कहाँ पढ़े तो एक काम करते हैं, एक बार इसको रब करते हैं वापस और पहले पढ़ते हैं अपन डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद अपन करेंगे इनका सेपरेशन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स बात करें वेव्स की और बात करें अपन वेव्स की डेफिनेशन की। तो वेव्स की परिभाषा क्या है स्टूडेंट, आपने 11th में पढ़ा होगा तरंगों की परिभाषा। कुछ याद आया? तरंगों में हमने पढ़ा था, आपको कुछ याद आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। ठीक है। सो स्टूडेंट्स तरंगों की परिभाषा होती है ऊर्जा का एक बिंदु से, ऊर्जा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना किसी भौतिक स्थानांतरण के, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना किसी भौतिक स्थानांतरण के। स्टूडेंट्स अपन एग्जाम्पल से समझेंगे, हम वो सारी चीज़ों को समझेंगे जिसमें वेव जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक तालाब में पत्थर मार दिया तो क्या हुआ, एक रस्सी को ऐसे झटक के छोड़ा तो क्या हुआ। ठीक है। या गिटार बजाया तो क्या हुआ, या चूल्हा जलाया तो क्या हुआ। ठीक है। या सूर्य से जो वेव्स आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है। तो अपन सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। आज अपन कंप्लीट वेव को ही जानेंगे। तो ये थोड़ी सी जो डेफिनेशन है ये हाँ बुक्स के अकॉर्डिंग है, बट मैंने इसको चेंज करके लिखा है। ठीक है। शॉर्ट में बनाया इसको। ठीक है। तो दैट मीन्स थोड़ा सा आपको ये अभी अजीब लगेगा, बट जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल उठाएंगे तो आपको ये पूरा जो मैंने लिखा है वो क्लियर होगा। ठीक है। तो ऊर्जा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना किसी भौतिक पदार्थ के या बिना किसी भौतिक स्थानांतरण के, भौतिक पदार्थ अच्छा ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं मास, ब्रैकेट में उधर ही लिख देता हूँ ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन मास। ठीक है। बिना किसी भौतिक पदार्थ के स्थानांतरण, भौतिक पदार्थ के स्थानांतरण के। तो ऊर्जा का किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना किसी भौतिक पदार्थ के स्थानांतरण के स्थानांतरित होना, थोड़े से हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूं पर सबको समझाऊंगा। स्थानांतरित होना क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है। स्टूडेंट्स अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अपन वही वर्ड यूज करेंगे ना जो फिजिक्स को क्या करते हो, शूट करते हो। ठीक है। तो भौतिक पदार्थ ये तो सब आएंगे, तो उनके साथ तो अपन को एक हैबिचुअल होना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए अब वापस मैं आपको परिभाषा पढ़ाता हूँ। ऊर्जा का किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना किसी भौतिक पदार्थ के स्थानांतरण के स्थानांतरित होना क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है। दैट मीन्स एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स ये आप, ठीक है, ये आप सुंदर से हो गए और आपके हाथ में दे दी एक रस्सी ऐसे। ठीक है। आपको गुस्सा आया, रस्सी मान लीजिए कि एक दीवार पर बंधी हुई थी। ठीक है। आजकल वो जिम का नहीं चल रहा कि ऐसे रस्सियों को दो बांध के ऐसे घुमाने वाला ना, वैसे ही मान लीजिए कुछ। ठीक है। तो आपने क्या किया, स्ट्रिंग को जोर से ऐसे झटका तो क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान से समझना
ये रस्सी जैसे ही आपने एनर्जी दी तो ये रस्सी ऐसे होने लगी, अभी यहाँ तक सीधी रहेगी, ठीक है, फिर धीरे 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 ऐसे कुछ ऐसे होते, ऐसे करने लगेगी, क्या, कंपन, क्या करेगी, कंपन। तो उसमें क्या जनरेट होगी, ध्यान से देखो, वेव। बट स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्या रस्सी का मास, बहुत शानदार चीज़ है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, क्या रस्सी का मास एक स्थान से दूसरे स्थान गया? नहीं। यदि रस्सी का मास एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता तो रस्सी या तो छोटी होती या बड़ी होती। जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, इसको अपन एक सिकोड़ दे से ना, अब मास एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया तो रस्सी छोटी होगी, बट इन दिस केस, बट एट दिस कंडीशन क्या ऐसे हुआ? नहीं हुआ। तो मतलब ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होना चाहिए, प्रोपगेशन होना चाहिए, बट स्टिल उसमें मास का ट्रांसफॉर्मेशन या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, कौन सा? देखिए, मान लीजिए कि बारिश का मौसम हो, ठीक है, आपके घर के बाहर भर गया पानी, ठीक है, और आप, अब पानी ऐसा नहीं होता बट ऐसे ही बनाया मैंने, ठीक है। तो इस पानी में आपने जोर से पत्थर मारा, ऐसे पत्थर फेंका, तो क्या होगा? पानी की ऐसे गोल गोल ऐसे धाराएं पैदा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? धाराएं उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब स्टूडेंट आप पत्थर मारते हो, क्या पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? नहीं। यदि ऐसा होता, समझना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यदि ऐसा होता तो उस स्थान से पानी क्या हो जाता? खाली, या पानी क्या हो जाता? कम। जबकि ऐसा नहीं होता, समझना। जैसे ही वेव का मतलब क्या है? मतलब ऊर्जा का तो स्थानांतरण होना चाहिए, बट एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई मास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा रस्सी से समझ लिए, पानी से समझ लिए, गिटार की बात करते हैं ना, जैसे मान लीजिए रस्सी की ही बात करते हैं एक बार, तो होता क्या स्टूडेंट, मान लीजिए कि रस्सी पहले ऐसे थी, आपने जैसे ही एनर्जी दी तो उसने अपने पास वाले कण को क्या दी? एनर्जी। तो कण ऊर्जा पा के ऊपर गया, जब वो ऊर्जा पा के ऊपर जा रहा था तो साथ वाले कण को भी क्या दे रहा था? एनर्जी का स्थानांतरण कर रहा था, तो वो भी ऊपर गया, ठीक है। फिर उसके पास वाला ऊपर गया, तो ऐसे चलता है स्टूडेंट, फिर वो नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं, मतलब कंपन जरूर करते हैं बट स्टिल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। तो ये कहलाती है वेव्स, ठीक है। ऊर्जा को पहुंचा दो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पर किसी मास को नहीं पहुंचाना, ठीक है। तो ये क्या होती है स्टूडेंट्स? वेव होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ वेव्स की। अब आपको प्रगामी, अप्रगामी ये समझ में आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है वेव की वो क्लियर हुई होगी, ठीक है। मैं ये सब मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मान के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है, ये आप सबने पढ़ रखा है, बट स्टिल स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट के इसमें प्रॉब्लम रहती है ना, कि सर अचानक कोई पूछ ले तब दिक्कत होती है, तो वो ना हो। अब अपन पढ़ते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। सो स्टूडेंट्स, वेव मेनली 3 पार्ट्स या 3 सेपरेशन, कि भाई वेव के 3 अलग अलग क्या सेपरेशन है, 3 टाइप है, सिंपल शब्द में बोले तो ना। पहला जो टाइप्स है वो आपने बहुत सुना है, अभी काफ़ी दिन से सुन रहे हो आप, सर ये तो आप कैसे भी बता दो, चाहे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। दूसरा टाइप है डियर स्टूडेंट्स मैटर वेव। मैटर, इन सब के एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, ठीक है, मैटर वेव्स। तीसरा है स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स। अब लिखूंगा हिंदी में, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैटर वेव और मैकेनिकल वेव। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहते हैं अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। मैटर वेव को कहते हैं स्टूडेंट, सोचो ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, द्रव्य तरंगे। मैटर वेव को अपन क्या बोलते हैं? द्रव तरंगे। सबकी परिभाषा लिखेंगे, सबको समझेंगे, ठीक है। और मैकेनिकल वेव को कहते हैं अपन यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। अब डियर स्टूडेंट, यदि मैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के ब्रैकेट में लिख दूं अप्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे, ठीक है, और यांत्रिक तरंगों के ब्रैकेट में लिख दूं
प्रगामी तरंगे, प्रगामी तरंगे। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि जो अप्रगामी तरंगे होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और जो प्रगामी तरंगे होती है वो कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव्स। बट डिफरेंस क्या है? ये तो ऐसा ही हो गया ना कि किसी का नाम जैसे फिजिक्स को भौतिकी कहते हैं, भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं, बट व्हाट इज फिजिक्स? ठीक है, तो ये बात करेंगे अपन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की परिभाषा क्या है। तो इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, एक वर्ड में बता दूंगा मैं आपको, परिभाषा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि परिभाषा कोई एग्जाम से तो आनी नहीं है, एग्जाम में तो आनी नहीं है, अपन को समझना है बस, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वे होती है जिनको प्रोपगेट करने के लिए, दैट मीन्स उनको संचरित होने के लिए, वे तरंगे जिनको संचरित होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, दैट मीन्स माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या प्यारे बच्चों, अब सर समझ आया कैसे? आप ये कहना चाह रहे हो कि ये प्रोपगेट तो करेंगे बट इनको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। दैट मीन्स एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल एक्सरे, उष्मीय किरण, जैसे मान लीजिए आपने चूल्हा जलाया, ताप आ रहे, गामा किरणें, तो ये जो सारी किरणें ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव। दैट मीन्स ये निर्वात में भी क्या करेगी? प्रोपगेट करेगी। दैट मीन्स ये वैक्यूम में भी संचरित होगी। ठीक है, इनको कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जाना। तो सर अब मैकेनिकल वेव क्या होती है, इन पे बात करो। तो बस इतना सा ही है कि वे तरंगे जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, माध्यम के बिना नहीं जाएगी, तो माध्यम की आवश्यकता होगी, प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल, सर माध्यम की आवश्यकता होगी तो कुछ ना कुछ होगा। दैट मीन्स चाहे वो पानी हो, चाहे वो रस्सी हो, चाहे वो रबड़ हो, चाहे वो बोर्ड भी क्यों ना हो, लाइक दिस। समझ रहे हो कैसे? देखिए एग्जाम्पल, तनी हुई रस्सी में कंपन, अब वो जो जिस दिशा में कंपन करेंगे तो वो कंपनी क्या कहलाएंगे? वेव्स कहलाएंगे। तो वो वेव्स कौन सी होगी? मैकेनिकल वेव। अब रस्सी में कंपन मैकेनिकल वेव से कुछ थोड़ा सा रिलेट करें, कैसे? रस्सी को आप जब झटकते हो तो आप मैकेनिक्स मतलब एक यांत्रिक कार्य करते हो, तभी तो वेव पैदा हो। पड़ी रस्सी में तो नहीं होती। समझ रहे हो? पहला। दूसरा, पानी की तरंगे, पानी में तरंगे, अब पानी में तरंगे, पानी में कंकड़ मारी है। समझ रहे हो? मैंने कहा ना कि आपके घर के जैसे घर पे बारिश हुई तो सामने जो सड़क पे जो पानी इकट्ठा हुआ, ठीक है, अब आप छत पे बैठे चाय पीते पीते क्या करते हो? पत्थर मारे हो। तो जब आप पत्थर मारोगे तभी तो वेव्स पैदा होगी ना, ऐसे तो नहीं होगी। तो मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, मतलब कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा तब वो पैदा होगी, वरना वो पैदा भी नहीं होगी। ठीक है, पानी में कंपन, रस्सी में कंपन, पानी में तरंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, साउंड वेव्स अर्थात ध्वनि तरंगे। कभी जब आप फास्ट करते हो तो आप कहते हो कि आज मेरे बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया, दैट मीन्स आप में ऊर्जा नहीं है, तो आप मैकेनिकल काम नहीं कर सकते, दैट मीन्स साउंड वेव। समझ रहे हो? मतलब ये वेव्स जब पैदा होगी जब आप क्या करोगे? एनर्जी दोगे या मैकेनिकल वर्क करोगे। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, अंतरिक्ष में आप मेरे को कुछ भी बोलो, मैं आपको कुछ भी बोलूं, आपको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज ऑफ वहां पर कोई माध्यम एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप कहोगे कि सर तो यहाँ पे ऐसा क्या है? तो यहाँ पे अर्थ पे एक माध्यम एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से अपन को सुनाई देता है, वो है हवा। वो क्या है? हवा। तभी अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन लेके जाते हैं, वहाँ पे क्या नहीं है? हवा नहीं है। वहाँ पे आप कुछ भी बोलो, कुछ सुनाई नहीं देगा आपको, बस ऐसे लिपसिंग दिखाई देगी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, साउंड वेव कंप्लीट हुआ, मतलब साउंड वेव क्या, मैकेनिकल वेव कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, मैटर वेव्स को मैं एक ब्रैकेट में लिख दूं क्वांटम। आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी ऐसे कर दो, यदि अब बेसिक समझना है तो ऐसे समझ लो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
क्या करते हैं, गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गति करने से जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उनके साथ, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, प्यारा सा छोटा सा इलेक्ट्रॉन, ये मोशन कर रहा है, तो ये मान लीजिए इस दिशा में जा रहा है, तो इसके साथ साथ क्या चलती है, वेव्स चलती है। ये न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन जब मोशन करेगा तो इसके साथ साथ वेव चलेगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, बस जब गुजरती है तो पीछे रेत उड़ाते हुए, अब इसको मत जोड़ना क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, बस एग्जाम्पल के लिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अर्थात नाभिकीय कण गतिमान होता है तो उनके संबंध जो वेव्स होती है वो क्या कहलाती है, मैटर्स, दैट मीन्स पदार्थ। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, पदार्थ ही है कि नहीं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये क्या कहलाती है, मैटर्स वेव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मोशन से। अब इनके एग्जाम्पल ही यही होगी, इसमें कोई, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपने कभी इलेक्ट्रॉन को जाते हुए देखा होगा, कोई देखता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है, तो ये बात नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इनको आप समझ सकते हो कि बस, अब ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव को भी आप नहीं देखते, मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है, आप कहते हो कि आज फ़ोन में टावर नहीं है, तो क्या नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ठीक है। रेंज नहीं है, रेंज नहीं पकड़ा, दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। आप उनको देख तो नहीं पाते पर महसूस कर सकते हो। कैसे, चूल्हे से आप कह रहे हो कि हाँ ताप आ रहा है, क्या कभी ताप आता हुआ दिखाई दिया, नहीं दिया, क्योंकि हमारी आंखें उनको विजिबल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी आंखों की जो विजिबल रेंज है उसमें नहीं आती है, ठीक है। तो ये है डियर स्टूडेंट वेव्स, पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिनको प्रोपगेट होने के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं रहता। सेकेंड वन मैटर वेव्स, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मोशन गति करते हैं तो उनके साथ जो तरंगें चलती है वो क्या कहलाती है, मैटर वेव्स, ठीक है। और मैकेनिकल वेव को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रगामी तरंगे। इनको माध्यम की आवश्यकता होती है और अप्रगामी को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये किस पे बेस्ड है स्टूडेंट, पता है आपको? ये जो पूरा कंप्लीट हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये बेस्ड है स्टूडेंट भौतिक गुणों पे, ठीक है, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो बेस्ड है डियर स्टूडेंट वो भौतिक गुणों पे आधारित है। बट यदि मैं बात करूं वेग, तरंग की दिशा और पार्टिकल्स के कंपन की, तो उनके आधार पर भी अगेन फर्दर दो डिवाइडेशन पॉसिबल है। पहला तो कौन सा है, अनुप्रस्थ, और दूसरा अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो वो भी अपन पढ़ेंगे, बट उसके लिए एक बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड साफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार डियर स्टूडेंट यदि आप लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। सो स्टूडेंट्स, अब जो अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे तरंगों का, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, वो किसके आधार पर होगा, वो होगा स्टूडेंट्स की कंपन कैसे हो रहा है और हमारी वेग किस दिशा, हमारी जो वेव है वो किस दिशा में प्रोपगेट कर रही है, अर्थात संचरण की दिशा कौन सी है। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने हमें जो तरंग के संचरण की दिशा वो तो बताई नहीं। वो तो बहुत सिंपल, आप जानते हो, जैसे आप रस्सी को झटक के छोड़ते हो तो रस्सी जिस दिशा में आगे बढ़ती है वो क्या होती है, तरंग की दिशा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने तालाब में पत्थर मारा तो वेव किस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो क्या होगी, तरंग की दिशा। परिभाषा में नहीं जाएंगे, जिस दिशा में पार्टिकल्स क्या वेव क्या करती है, प्रोपगेट करती है, वो तरंग की दिशा होती है। अब तरंग की दिशा के आधार पर भी वेव कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूशनल और एक अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। अभी बोर्ड सूखा नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं बीच में इसलिए लिख रहा हूँ कि आप वीडियो लेंथी ना हो, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे, प्यारे बच्चों, इनको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं, बहुत अच्छे से तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो कि जब माध्यम के कण और तरंग की दिशा दोनों एक ही हो, दैट मीन्स कण कौन से, वेव के, ठीक है। जैसे पानी में आपने पत्थर मारा तो पानी के जो पार्टिकल्स है तो वो वेव के पार्टिकल्स हो गए ना। तो कण और तरंग दोनों एक दिशा में हो, कण तरंग की दिशा सेम, की दिशा सेम, एग्जाम्पल से बताऊंगा अभी, ठीक है। और कण अनुप्रस्थ में कण तरंग एक दूसरे के क्या हो, लंबवत, दिशा परपेंडिकुलर, लंबवत। अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि डेफिनेशन तो कोई पूछने वाला है नहीं। एक स्प्रिंग ली,
आपने उसको दबाया, तो ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट, दबा रहे हो तो मैकेनिकल वर्क कर ही रहे हो। तो जैसे ही आपने दबाया तो देखिए वेव भी इसी दिशा में जा रही है और माध्यम के जो कर्ण है, जो स्प्रिंग के कर्ण है, वो भी उसी दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों की दिशा क्या होगी डियर स्टूडेंट? सेम। तो ये क्या कहलाएगी? अनुदैर्ध्य तरंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए डियर स्टूडेंट, ये स्प्रिंग, अब आप दबाओगे तो क्या होगा? संपीड़न। क्या होगा डियर स्टूडेंट? संपीड़न। और जैसे ही इसको आप खींचोगे तो क्या होगा? विंडलन। क्या होगा? विंडलन। ये लीजिए, ये हो गया संपीड़न और विंडलन। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसी स्प्रिंग है, ऐसे फ्लो मतलब खुलने वाली, आप जैसे इसको खींचोगे तो देखिए आप उसको उस दिशा में ही वेग प्रोपेगेट करिए और उसी दिशा में माध्यम के कण प्रोपेगेट करिए, तो दोनों की दिशा क्या होगी? सेम। और इनमें क्या होता है? संपीड़न और विंडलन। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा अनुप्रस्थ में क्या होता है कि जस्ट 90 डिग्री। कैसे? डियर स्टूडेंट, आपने एक रस्सी को झटके छोड़ा तो रस्सी किस दिशा में आगे बढ़ती है? देखिए पहले रस्सी सीधी थी, फिर रस्सी इस दिशा में क्या करिए? देखो देखो देखो, ऐसे 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 आगे बढ़ रही है ना, ऐसे करके देखो, है ना। तो रस्सी इस दिशा में आगे बढ़ रही है, पर स्टूडेंट जो माध्यम के कण, जो रस्सी के कण है, वो डियर स्टूडेंट देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, या नीचे की तरफ, या ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ। तो इसको तो बोलते हैं अपन श्रृंग और इसको अपन बोलते हैं ग्रथ। दो श्रृंग और ग्रथ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लैम्डा। ये बहुत लेंथी तो वीडियो नहीं करेंगे, बस जितना नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है उतना ही करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे वापस देखिए, पार्टिकल्स मीडियम के वर्टिकली और जो वेव का प्रोपगेशन है वो हॉरिजेंटली, तो दोनों में एंगल क्या बना? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो वेव्स होती है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, और अनुदैर्ध्य कौन सी होती है? जिनमें एक ही दिशा में हो, ठीक है। जनरली अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? अनुप्रस्थ। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन क्या होते हैं? जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्योंकि इनमें तीनों ही क्या होते हैं? अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी दिशा में, तो वेव जस्ट क्या करेगी? इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या करेगी? प्रोपगेट करेगी, ठीक है। तो ये था डियर स्टूडेंट एक छोटा सा वीडियो वेव्स पे। आई होप अब आपको वेव्स क्लियर होगी। फिर भी स्टूडेंट डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके, या आप डियर स्टूडेंट मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वही क्वांटम फिजिक्स के साथ। आज सैटरडे था तो मैंने सोचा कि आपको एक ऐसा बेसिक बताएं जिससे आपको पढ़ के क्या हो अच्छा भी लगे और आपका बेसिक क्या हो? मजबूत हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हो या किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो समझ सके। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।